नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की श्रम निधि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही देखी प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर और सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो तमाम जरूरी खबरें जो आपके खेत खलिहानों से लेकर मंडी और मौसम तक सीधा असर डालती हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे मत्स्य पालकों के लिए जनता दरबार की महत्वपूर्ण जानकारी, जैविक खाद, चलनी मशीन के लाभ, बंदा गोभी की उन्नत किस्मों से बढ़ती आमदनी, आलू में खरपतवार नियंत्रण की वैज्ञानिक तकनीक, एक सफल महिला किसान की प्रेरक कहानी, ताजा मंडी भाव और मौसम का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जैविक खाद को महीन बनाने में चलनी मशीन उपयोगी, उन्नत बंदा गोभी की किस्मों से बेहतर उत्पादन, मुख्यमंत्री रोजगार योजना से महिला किसान को मिली नई दिशा, आलू की खेती में खरपतवार नासी से बढ़ी पैदावार, मत्स्य पालकों के लिए सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार। बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विभागीय कार्यालयों के साथ साथ सभी प्रखंडों में भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। यदि किसी मत्स्य पालक को अनुदान, बीमा या अन्य योजना से संबंधित कठिनाई हो तो वे सीधे जनता दरबार में उपस्थित होकर अपनी समस्या रख सकते हैं। विभाग ने सभी मत्स्य पालकों से निर्धारित तिथि पर पहुंचने की अपील की है। अभी सरकार के द्वारा ये जो जनता की सुविधाओं असुविधाओं को दूर करने के लिए सबका सम्मान जीवन आसान के तहत प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगाया जाना है। और जो भी समस्याएं जनता की है, हमारे जो मछली पालने वाले किसान हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या लेके आते हैं हमारे यहाँ, तो कोशिश करते हैं कि हम उसी समय उसका निदान कर दें। जैविक खाद तैयार होने के बाद उसे विशेष चलनी से छाना जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े और अधपके कण अलग हो जाते हैं। जो मोटा दाना बचता है उसे दोबारा खाद के गड्ढे में डाल दिया जाता है ताकि वह पूरी तरह सड़कर तैयार हो सके। चलनी से छानने के बाद खाद महीन और धूल जैसे बन जाते हैं, जिसे खेत में समान रूप से फैलाना आसान हो जाता है। यह फसलों को शीघ्र पोषण देती है और उत्पादन में वृद्धि करती है। कम समय में अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार करने के लिए यह मशीन अत्यंत उपयोगी है। इससे किसानों को बेहतर पैदावार और अतिरिक्त आय का अवसर मिलता है। बंदा गोभी की प्रमुख उन्नत किस्मों में पूसा कात्यायनी, पूसा शुभा, पूषा हिमज्योति, काशी कुंदन और पंत शुभा शामिल हैं। यह किस्में अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और बाजार में अच्छी मांग के लिए जानी जाती है। किसान भाई यदि उन्नत किस्मों की खेती करते हैं तो उन्हें बेहतर उपज और अधिक आमदनी प्राप्त हो सकती है। आलू की खेती में पुवाल जैसे खरपतनाशी के प्रयोग से खेत को कम समय में खरपतवार मुक्त रखा जा सकता है। खरपतवार पोषक तत्व, पानी और धूप का हिस्सा ले लेते हैं। समय पर नियंत्रण करने से पूरा पोषण आलू की फसल को मिलता है, जिससे कंद बड़े और गुणवत्तापूर्ण बनते हैं। इससे मजदूरी खर्च कम होता है, समय की बचत होती है और फसल एक समान बढ़ती है। हालांकि खरपतवार नाशी का प्रयोग कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से सही मात्रा और सही समय पर करना चाहिए ताकि मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान ना हो। शून्य जुताई विधि से आलू की खेती की गई है। जैसे लोग ट्रेडिशनल में करते हैं तो उसको खेत की जुताई करते हैं, बेड बनाते हैं, लेकिन ये जो विधि है, इसका जो प्रोटेक्शन लगाया गया है, इसको बोलते हैं 0 टिलेज आलू। ये शून्य जुताई आलू है। इसमें खेत को किसी तरह से जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें हम बेड पे जो है, जब हम लगाना होता है आलू, एक एक आलू हम लोग उसमें बिछा देते हैं डिस्टेंस पे। उसके बाद उसके ऊपर से
वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद जो है उस पर हम लोग पुआल का 10 इंची का परत जो है उसके ऊपर हम लोग बिछा देते हैं। जब इसमें जर्मिनेशन आ जाता है उस पौधे का, तो उसके बाद जो एक सिंचाई इसमें हम दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा आलू में ये जब विधि से लगाते हैं तो हमको खर्च बहुत कम लगता है और लागत में कमी आएगी। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी तरह का डिजीज़ या किसी तरह का पेस्ट का इन्फेक्शन इसमें थोड़ा कम होता है और पेस्टिसाइड भी आपको कम इस मात्रा में इसमें डालना पड़ेगा। वैशाली जिले की मेहनती किसान सुशीला देवी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वे अपने खेत में विभिन्न मौसमी सब्जियों का उत्पादन करती हैं। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उन्हें 10,000 की सहायता राशि मिली, जिसे उन्होंने बीज, खाद और सिंचाई व्यवस्था में लगाया। इसके परिणाम स्वरूप उनकी पैदावार बढ़ी और आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज वे आत्मनिर्भर बनकर अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं। बैगन की खेती करते हैं, बैगन में फड़ता है, दवाई छिड़ते हैं और उसके बाज़ार में ले जाके बिक्री करते हैं। पैसा होता है तो वही से आगे मुँह बढ़ते हैं, कुछ भी बिजनेस करते हैं, घर परिवार देखते हैं, पर खेती बाड़ी ऊपर करते हैं, पर से माल जाल कुछ भी ऐसे चीज़ बढ़ाते हैं बिजनेस अपना। गोभी है, बैगन है, आलू है, यही से अपना बाज़ार में ले जाके बेचते हैं। दीपिका दीदी के नंबर नहीं है, उसमें जुटे हुए हैं। पैसा मिला? हाँ, 10,000 मिला। तो उसको क्या कि पैसा को वही खेती में लगाए हैं, गोभी के खेती में लगाए हैं, बैगन उगन रोपे हुए हैं, आलू रोपे हैं। तो और अपना उसमें से बेच के पूंजी बढ़ाते हैं, उसमें से बढ़ा रही हैं। वही से अपन सब कुछ अपन ज़्यादा धीरे धीरे करते हैं। अब बात करते हैं पटना अनाज मंडी के ताज़ा बाजार भाव की। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,600 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, उसना चावल 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम चावल 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 9,000 रुपए प्रति क्विंटल और अरवा सुपर चावल 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम साफ और हल्का गर्म रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह हल्की ठंडक और दोपहर में तेज धूप रहने की संभावना है। हवा की गति लगभग 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। वर्षा की संभावना नहीं है। किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। आलू में खरपतवार नियंत्रण वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही करें। जैविक खाद का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव, मौसम का पूर्वानुमान, साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय ना सिर्फ खेती किसानी जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं ऋचा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे तिलहनी फसलें, जिन्हें वनस्पति में तेल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे खाने पकाने और बायोडीजल में भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच एक बेहद ही विशिष्ट अतिथि मौजूद है एक्सपर्ट के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अर्पिता नालिया जी के बारे में, जो कि फसल उत्पादक कृषि विज्ञान केंद्र मुजफ्फरपुर में कार्यरत है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि खाने पकाने या किसी भी चीज़ में तेल का बहुत ही आवश्यकता है, फिर भी तिलहनी फसलों की उत्पादकता अपेक्षाकृत कम क्यों है? इसके क्या महत्वपूर्ण कारण हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो घरेलू वनस्पति तेल की टोटल रिक्वायरमेंट है, उसका एक मेजर पोर्शन जो है अभी भी हमारा देश बाहर के देशों से आयात करता है।
और इसके कुछ मेजर रीज़न जो हैं उस पे जो है हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि सही किस्मों का चयन ना करना। पुरानी जो वैरायटीज़ होते हैं उनकी उपज क्षमता जो होता है वो कम होता है और साथ में उसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी कम होता है। इसके वजह से हमें अभी जो अनुशंसित और उन्नत किस्में हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो अलग अलग विषय पर अलग अलग जगहों पर स्थापित है उसके तहत जो नई नई किस्मों का डेवलपमेंट हो रहा है उसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में जो है एक समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित पद्धति से जल प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन, ये सब चीज़ों में हमें वैज्ञानिक टेक्निकें जो हैं उनका फॉलो करना है। उसके वजह से जो है किसान को तब जाके अच्छा उपज मिल पाएगा, जो कि किसान फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके कारण जो है वहाँ पे एक यील्ड गैप रह जा रहा है। और साथ में जो है सही समय पर रोग, कीट और खरपतवार का प्रबंधन करना, क्योंकि जो खरपतवार होता है वो इनिशियल डेज में यानी कि शुरुआत में जो है पौधा का ग्रोथ में बहुत ज़्यादा उसको जो है डिस्टर्ब करता है, जो कि बाद में जाके फिर पौधा अधिक उपज नहीं दे पाता है। और एक चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं कहना चाहूँगी वो है कि बुआई का समय। बुआई का समय एक बहुत बड़ा जो है उपज को नियंत्रण करने वाला मुद्दा है, क्योंकि अगर हम बुआई का समय स्पेशली रबी सीजन में अगर हम डिले करते हैं तो जो हमारा फसल है रबी तिलहन है, जैसे कि सरसों हो गया, तोरी हो गया, अलसी हो गया, सूरजमुखी हो गया, ये सारी जो तिलहन फसलें हैं इसकी अगर बुआई का समय में हम अगर लेट करते हैं तो उसमें 20 to 25% जो उपज होता है वो घट जाता है। क्योंकि फरवरी महीने के बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तापमान जैसे ही बढ़ता है, पौधे का जो है फूल और फली आने के समय में ही तापमान बढ़ जाता है। उसके कारण जो है वो उसका इम्पॉर्टेंट फेज वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि डायरेक्टली उपज को कम कर देता है। इसके वजह से तिलहन का, स्पेशली रबी तिलहन का जो बुआई का समय है, जो कि जनरली मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक तय होता है, उस समय के बीच में, उस विंडो के बीच में हमें बुआई करना बहुत ज़रूरी है। तिलहनी फसलों को बढ़ाने के लिए कौन सी वैज्ञानिक तरीके सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती हैं? तिलहनी फसल का अच्छा उत्पादन के लिए जिस वैज्ञानिक कड़ियों पर हमें ज़ोर देना चाहिए, सबसे पहले है कि एक अनुशंसित और उन्नत किस्मों का चयन करना, जो कि जैसे हमारा सरसों का जो फसल है उसके लिए अच्छा किस्म जो बिहार के लिए रिकमेंडेड है वो है राजेंद्र सुफलम 1, PM27, PM28, वरुणा। ये जो सारी वैरायटीज़ हैं वो सरसों में सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें ना कि सिर्फ उपज ज़्यादा होता है बल्कि उसमें जो तेल की मात्रा होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो हमें एक सही किस्मों का चयन करना जो कि हमारी जलवायु अनुकूल हो, रोग रोधी हो और साथ में उसका उपज क्षमता भी ज़्यादा हो, वो सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद जो है हमें बुआई का समय वो मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि सरसों की बुआई के लिए मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक कोशिश करेंगे, ज़्यादातर लास्ट अक्टूबर तक अगर हम उसका बुआई कर देते हैं तो फसल का ग्रोथ और साथ में उसकी फूल और दाना भरने का जो समय होता है वो तापमान के हिसाब से एकदम एक्यूरेट होता है, जिसके वजह से उसका ग्रोथ और यील्ड जो होता है, अल्टीमेटली जो उपज होता है फसल का, वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि पोषक तत्व का प्रबंधन करना। जैसे कि हम लोग, हमारे किसान भाइयों और बहनों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन साथ में उन्हें जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे कि जिंक हो गया, बोरन हो गया, और तिलहन के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो होता है सल्फ़र। क्योंकि सल्फ़र जो है वो ना कि सिर्फ उपज बढ़ाता है बल्कि जो सीड होता है, बीज होता है, उसकी क्वालिटी और साथ में जो ऑयल कंटेंट है यानी कि तेल की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सरसों का तेल का जो झांझ होता है यानी कि पंजेंसी होता है, वही उसकी क्वालिटी होती है। तो ये जो क्वालिटी है, कोई भी तिलहन का फसल हो, सल्फ़र के वजह से जो तेल होता है उसकी क्वालिटी बढ़ती है। और सल्फ़र जनरली हम प्रति हेक्टर 20 से 30 किलो रिकमेंड करते हैं। और NPK जो है हम जानते हैं कि 60-40-40 जो रेट में है NPK, उसमें अप्लाई किया जाता है तिलहन में। और उसके बाद जो आता है वो है कि जल प्रबंधन करना।
जल प्रबंधन हम जो हमारा खेत है उसकी नमी के ऊपर जो है हम देख के कितना नमी है उसके ऊपर निर्भर करके हम जल प्रबंधन करेंगे। जल प्रबंधन जितना ज़रूरी है जल हम उतना ही जल जो है सिंचाई करेंगे, उसके ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। और सबसे एक चीज़ को ध्यान देना है वो कि जब फूल और फली दाने भरने के समय में खेत में नमी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद जो है वो है कि समय की खरपतवार कीट और रोग प्रबंधन करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारा सरसों जो है, सरसों और तोरी, इसमें माहू का दिक्कत होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर जो है फेब्रुअरी में जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो ये जो है कीट जो है इनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो इसमें हमें थोड़ा कुछ मेजर्स फॉलो करना है। उसमें जो है हमें इमिडाक्लोरोप्रिड करके एक दवाई आता है जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं, और थायोमिथॉक्सिम भी है जिसका डोज है आपका 0.5 ml पर लीटर। इस डोज में हम या तो इमिडाक्लोरोप्रिड या थायोमिथॉक्सिम का अगर स्प्रे करते हैं तो माहू जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा जो है हमें यही सब चीज़ों में ध्यान देना है, और बुआई का जो समय है वो हमें मेंटेन करना है। बाकी अगर ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक साइंटिफिक चीज़ें अगर हम मेंटेन कर पाएंगे तो किसान अधिक उपज ले पाएगा और उसका जो है अधिक आय भी हो पाएगा। हम जानना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में तिलहनी फसलों कैसे योगदान दे सकता है। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा किया कि हमारा देश जो है अभी भी जो वनस्पति तेल है उसका एक मेजर हिस्सा जो है हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, जिसमें कि बहुत विदेशी जो है मुद्रा लग जाती है। अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से तिलहन का खेती करते हैं तो ना कि सिर्फ किसानों को अधिक उपज मिलेगा, साथ में उनको अधिक आय भी मिलेगा, जिसके वजह से जो है हमारी जो बाज़ार में जो मूल्य है वो भी मेंटेन रहेगा तिलहन का, और साथ में हम आत्मनिर्भरशील भी बन जाएंगे। और अगर हमें सरप्लस भी रहता है तो हम वो बाहर उसको जो है भेज सकते हैं, ना कि हमें बाहर के देशों पर निर्भरशील होना पड़ेगा। तो इसके वजह से जैसे हमारा जो है भारत सरकार और बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम और जो है जागरूकता अभियान हम चलाते हैं। इसमें जो है जैसे क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन जो एक प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार की तरफ से चलाया जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर आता है, जिसमें किसानों को ट्रेनिंग्स दी जाती है और उसमें जो है अच्छा किस्म जो है और साथ में पोषक तत्व का प्रबंधन, जल प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन कैसे करके किसान अधिक उपज ले सकता है, इस दिशाओं पर भी जो है हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स के वैज्ञानिक जो है निरंतर काम कर रहे हैं। अगर किसान वैज्ञानिक पद्धति से खेती करता है तिलहन का तो वो अधिक उपज ले सकता है, और साथ में उसको अधिक आय के लिए MSP का भी इम्प्लीमेंटेशन किया है हमारी भारत सरकार ने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो है सारी जो तिलहन है, जैसे सरसों का है वो लगभग हमारा जो है 5,625 रुपये है, जिसके तहत जो है किसान को अच्छा आय मिल जाएगा। और उसके साथ जो है हमें बाहर से जो हम आयात करते हैं जिसमें कि हमें बहुत जो है खर्चा भी लगता है हमारे देश को, तो वो कम हो सकता है और हम तिलहन प्रोडक्शन के दिशा में आत्मनिर्भरशील हो पाएंगे। हमारे किसान भाई को अच्छा आय मिल पाएगा और साथ में हम बाहर के देश पे विदेश से जो आयात करते हैं उसकी निर्भरशीलता भी हमारी कम हो जाएगी। मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने जाना अपने विशिष्ट अतिथि से कि तिलहनी फसलों की सुरक्षा और देखभाल वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें। आज हम सब यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। इसी उम्मीद में हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203 द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।